Hello and good evening everyone. Welcome to Fusion Academy. I am here to discuss a topic about instrument of credit control. पहले की वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, आरबीआई सेंट्रल बैंक क्या है और उनके फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके दो टाइप हो सकते हैं। पहला हमारा क्वांटिटेटिव, सेकंड वन इज अवर क्वालिटेटिव, जिसे हम सेलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव जो हमारी क्रेडिट कंट्रोल है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर और भी इसमें टाइप्स हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। एंड सेलेक्टिव और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो होता है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रेडिट राशनिंग, मार्जिनल लेंडिंग और मोरल सुएशन। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक आरबीआई कैसे मनी के सप्लाई को कंट्रोल करती है, ये हम देखते हैं। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, सबसे पहले ये जानिए कि ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है। आई नो आप सभी अवेयर होंगे, बट फिर भी बता देती हूँ। इन्फ्लेशन जो होता है जब हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए या किसी प्रोडक्ट की प्राइस अचानक से बढ़ती जाए, ठीक है, तो दैट इज नोन एज अवर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर इन इंस्ट्रूमेंट्स को, जो मनी सप्लाई है, सेंट्रल बैंक जब मनी की सप्लाई को कंट्रोल किन किन केस में करती है वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये मनी के सप्लाई को, मतलब जब इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी में तब भी इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है। जब हमें मनी के सप्लाई को मतलब डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी के सप्लाई को कम करने के लिए भी हम इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल को यूज करते हैं। ठीक है, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। व्हेन देयर इज अ डिफ्लेशन इन द इकोनॉमिक इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है ना, तो उस केस में हम इंक्रीज करते हैं अपने सप्लाई ऑफ मनी को। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। मनी राइजेस, मनी सप्लाई अगर बढ़ता है, मनी सप्लाई राइजेस, एवरीबडी हैज इनफ मनी, मतलब हर एक पर्सन के पास इनफ मनी होगा। और मनी अगर इनफ है तो लोगों की डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मान लीजिए एक पर पर्सन जो इनकम थी वो पहले 10 रुपीज थी, ठीक है, लेकिन अभी देखा जाए तो ये इनकम 10 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो गई है। एक एज्यूम करना है आपको। तो पहले लोगों के खर्च 10 रुपए के हिसाब से होते होंगे और अब 100 रुपए तो 100 रुपए के हिसाब से होंगे। मतलब जैसे इनकी इनकम बढ़ी वैसे इनका डिमांड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और हर किसी के पास अगर इनफ मनी है तो डिमांड का बढ़ना तय है ना। अगर डिमांड बढ़ गई तो उस केस में कमोडिटी लिमिटेड हो जाएगी। मान लीजिए पहले लोग 100 मैच बॉक्स यूज करते थे, है ना, और जो प्रोड्यूसर है वो 105 बनाता रहा होगा, 5 एक्स्ट्रा ही बनाएगा, है ना, मार्केट से। तो उस केस में अगर ये डिमांड बढ़कर 1000 मैच बॉक्स की हो गई तो उस केस में फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो कमोडिटी है वो तो लिमिटेड ही प्रोड्यूस हुई है, 105 ही प्रोड्यूस हुई है, लेकिन अब डिमांड उसकी 1000 हो गई, तो शॉर्टेज हो गई उस कमोडिटी की। तो उस केस में अगर कमोडिटी कम हुई तो हम क्या करेंगे, प्राइस को राइज कर देंगे। और प्राइस अगर बढ़ा तो फिर इन्फ्लेशन आना निश्चित है। तो वही चीज बोला है कि मनी की सप्लाई अगर बढ़ती है तो हर किसी के पास इनफ मनी होगा, एवरीबडी हैज इनफ मनी। अगर मनी सबके पास ज्यादा है तो डिमांड राइज होगी, और डिमांड अगर बढ़ी तो कमोडिटी जो है वो तो लिमिटेड है, प्रोड्यूसर कमोडिटी लिमिटेड ही प्रोड्यूस करता है। तो लिमिटेड कमोडिटी होने की वजह से प्राइस को राइज किया जाएगा, और प्राइस अगर राइज हो गई तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग वन बाय वन ये इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट है इसमें बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करती है, मनी लैंड करती है, दैट इज नोन एज अवर बैंक रेट। यहाँ पर देख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लैंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक, इट रिलेट्स टू द इंस्टेंट और इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट टू द कॉमर्शियल बैंक। अगर कॉमर्शियल बैंक को इमीडिएट लोन की जरूरत हुई तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई लैंड करती है मनी कॉमर्शियल बैंक को, तो दैट रेट इज नोन एज बैंक रेट।
अब यहाँ पर हम लोग दो चीज देख सकते हैं कि अगर बैंक रेट इंक्रीज हुई तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और अगर फॉल हुई बैंक रेट तो इनका इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या पड़ेगा। पहले देखते हैं, राइज होता है अगर बैंक रेट तो उस केस में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक रेट बढ़ चुका है तो मार्केट पे जो भी इंटरेस्ट देगा उसका भी रेट बढ़ जाएगा। राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर मार्केट रेट भी बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट है ना, और बैंक रेट भी बढ़ी है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा मतलब डिमांड फॉर क्रेडिट क्या होगा, कम हो जाएगा, लोग कम डिमांड करने लगेंगे क्रेडिट, क्योंकि पहले वही जो क्रेडिट इन लोग लेते थे वो 10 रुपीज में लेते थे, इंटरेस्ट 10 रुपीज था, और अब वो 11 हो गया है, तो लोग क्या पसंद करेंगे, अगर वो 10 में मिलेगा तभी लेंगे, 11 में होगा तो नहीं लेंगे। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और बैंक रेट बढ़ा तो उस केस में लोग क्रेडिट लेना कम कर देंगे। फिर अगर लोग क्रेडिट लेना कम कर दिए तो मनी की सप्लाई भी क्या होगी, कम हो जाएगी, और मनी का सप्लाई अगर कम हुआ मार्केट में तो इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पर फॉल इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट में मतलब फॉल हुआ तो उस केस में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, फॉल हो जाएगा, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फॉल हुआ तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी फॉल हो जाएगी, और उस केस में डिमांड ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा। डिमांड ऑफ क्रेडिट अगर बढ़ा तो मनी की सप्लाई क्या होगी, राइज हो जाएगी, मनी की सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, और मनी की सप्लाई अगर बढ़ी मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, उस केस में डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास इनफ मनी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सेकेंड वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब भी जो हमारी कौन है आरबीआई के आरबीआई जो है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सेल या परचेज करती है सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में, तो दैट इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई, किसके बिहाफ में, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सेलिंग द सिक्योरिटीज लाइक एनएससी, आरबीआई सोक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को सोक करेगी, और अगर बाय करती है सिक्योरिटी को तो आरबीआई रिलीज करती है किनको, लिक्विडिटी को। तो वही देखेंगे यहाँ पर, परचेस ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई, आरबीआई अगर परचेस करती है और आरबीआई अगर सेल करती है, तो सेल करेगी तो लिक्विडिटी शोक हो जाएगी, कैश रिजर्व रेशियो ऑफ कॉमर्शियल बैंक कम हो जाएगा, कैश रिजर्व कॉमर्शियल बैंक का कम हुआ मतलब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी अगर कॉमर्शियल बैंक की कम हो गई तो उस केस में फॉल इन मनी सप्लाई हो जाएगा, और मनी सप्लाई अगर कम हुआ तो इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेम जस्ट अपोजिट देखिए यहाँ पर, परचेस ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई, तो अगर आरबीआई परचेस करती है सिक्योरिटीज को तो राइज करती है लिक्विडिटी, मतलब मनी का फ्लो होता है। राइज इन कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक, इस केस में कैश रिजर्व कॉमर्शियल बैंक के बढ़ जाएंगे, और अगर ये बढ़ा, कैश रिजर्व बढ़ा, तो फिर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी क्या होगी, कॉमर्शियल बैंक की बढ़ जाएगी, और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी अगर बढ़ गई तो उस केस में राइज हो जाएगा हमारा मनी का सप्लाई, और मनी का सप्लाई अगर बढ़ा मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, यहाँ पर डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, गवर्नमेंट के बिहाफ में जब आरबीआई सेल या परचेज करती है सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में, तो दैट इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये चीज आपको याद रखना जरूरी है कि आरबीआई है, आरबीआई जो होगी वो सेल करेगी सिक्योरिटी को एनएससी से, तो आरबीआई सोक करती है लिक्विडिटी को, एंड बाय करती है जब सिक्योरिटीज को तो लिक्विडिटी क्या करती है, रिलीज करती है। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल याद रखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड वन इज रेपो रेट। क्या होता है रेपो रेट, रेट एट विच द आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफर द शॉर्ट पीरियड लोन, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देती है किनको, कॉमर्शियल बैंक को, बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट। ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करती है, बाय करती है इनकी कॉमर्शियल बैंक के, तो दैट इज नोन एज रेपो रेट। रेट एट विच द आरबीआई ऑफर द शॉर्ट पीरियड लोन, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करती है किनको, कॉमर्शियल बैंक को, उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करके किस मार्केट में, ओपन मार्केट में, तो इसी को हम कहते हैं रेपो रेट। ये चीज और याद रखना है आपको, क्वेश्चन में डायरेक्ट रेपो रेट ना पूछकर रीपरचेस रेट भी पूछ सकता है, तो रीपरचेस रेट भी रेपो रेट को ही बोला जाता है।
अब देखते हैं कि राइज होता है अगर रेपो रेट, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी में, एंड फॉल होता है रेपो रेट तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी में। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर रेपो रेट बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर बढ़ गया तो डिमांड ऑफ क्रेडिट भी बढ़ जाएगी। डिमांड ऑफ क्रेडिट बढ़ी मतलब मनी का सप्लाई कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, कम कर देगा। और मनी की सप्लाई अगर कम हुई मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। फॉल इन रेपो रेट जस्ट अपोजिट होगा इसका, अगर फॉल हो गया रेपो रेट तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई मतलब डिमांड ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा। तो डिमांड ऑफ क्रेडिट अगर बढ़ गई तो सप्लाई जो है कॉमर्शियल बैंक का, मनी का सप्लाई जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मनी का सप्लाई अगर बढ़ा मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, यहाँ पर हमारी डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? तो रिवर्स रेपो रेट होता है हमारा रेट एट विच द आरबीआई सेंट्रल बैंक है जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट को फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक थ्रू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्स रीपर्चेज्ड रेट। रिवर्स रीपर्चेस रेट भी इसको बोला जाता है। फॉल इन रिवर्स रेपो रेट एंड राइज इन रिवर्स रेपो रेट, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी में, वन बाय वन देखते हैं। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, आरबीआई के पास पार्क कम करेगी मनी, लेस फंड आर पार्क बाय द कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई, और ये जनरेट कर देगी इंटरेस्ट इनकम, जिससे आरबीआई टू जनरेट करेंगी इनसे इंटरेस्ट इनकम, है ना। मोर फंड आर यूज्ड एज अ सीआरआर, सीआरआर के लिए ज्यादा फंड यूज करेंगे विद द आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन, है ना। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा, मनी का सप्लाई इंक्रीज कर दिया जाएगा, और मनी का सप्लाई अगर इंक्रीज हुआ तो फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा बल्कि डिफ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल हो जाएंगे। मोर फंड आर पार्क बाय द कॉमर्शियल बैंक, अगर राइज हो गया रिवर्स रेपो रेट तो उस केस में क्या होगा, मोर फंड आर पार्क बाय द कॉमर्शियल बैंक विद द आरबीआई जनरेट द इंटरेस्ट इनकम, लेस फंड आर यूज्ड विद सीआरआर विद द आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन एंड सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। फिफ्थ वन इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, किसी भी बैंक को मतलब कोई भी कॉमर्शियल बैंक हो उनको मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक का जो टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड होता है वो आरबीआई के पास उनको रखना पड़ता है। ये फिक्स कौन करता है, आरबीआई फिक्स करती है, और ये टाइम टू टाइम रेगुलेट होता है, जो टाइम के हिसाब से वेरी करता है कि कितना परसेंट आपको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू कैप विद द आरबीआई, it is fixed by the RBI and is varied from the time to time to regulate the supply of money in the economy. इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को टाइम टू टाइम मतलब मैनेज करने के लिए ये टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो अब देखते हैं अगर सीआरआर राइज हुआ तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और फॉल हुआ तो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में। अगर कैश रिजर्व रेशियो जो है वो राइज हो गया तो उस केस में क्या होगा, गिवन अमाउंट ऑफ राइज इन कैश रिजर्व फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट बढ़ जाएगा। फॉल इन द मनी सप्लाई ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, अगर सीआरआर बढ़ गया तो मनी की सप्लाई कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, कम कर देगी, और मनी की सप्लाई अगर कम की गई तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। अगर कैश रिजर्व रेशियो जो है वो फॉल हो गया तो डिमांड डिपॉजिट, जितने भी डिमांड डिपॉजिट के लिए वो कम होगा, तो कम होने पे मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कॉमर्शियल बैंक मनी का सप्लाई करने लगेगा, और मनी का सप्लाई अगर प्रॉपर हुआ इकोनॉमी में तो डिफ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हर एक बैंक को रिक्वायर्ड होता है कि वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ जो एसेट्स हो वो फ्रॉम ऑफ लिक्विड एसेट्स में इनको एसएलआर में रखना होता है। लिक्विड एसेट्स में ये कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, अप्रूव सिक्योरिटीज भी हो सकती है। रेट ऑफ एसएलआर जो होगा, जो रेट एसएलआर का होगा वो फिक्स करती है आरबीआई, ये भी टाइम टू टाइम वेरी करती है। यहाँ पर देख लीजिए, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स इज कॉल्ड एसएलआर। ये चीज आपको याद रखना है, वहां पर भी एक मिनिमम परसेंटेज रखना पड़ता था, यहाँ पर एक फिक्स परसेंटेज रखना पड़ेगा और लिक्विड एसेट्स के तौर पे रखना पड़ेगा। ये लिक्विड एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं,
कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, अप्रूव सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी SLR जो है वो फिक्स करता है RBI, और ये भी टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है। तो राइज इन SLR, अगर SLR का वो बढ़ गया, मतलब स्टेटस लिक्विडिटी रेशियो राइज हो गई या फिर फॉल हो गई, तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में क्या पड़ेगा। अगर राइज हो गई लिक्विडिटी एसेट्स टू बी हिल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक विद देमसेल्फ, वो अपने पास रखेंगे, बढ़ जाएगा। तो फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर CRR डिपॉजिट विथ RBI CRR कम रखेगी, RBI के पास CRR कम रखेगी, कौन, कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि मनी का सप्लाई, अगर कॉमर्शियल बैंक SLR ज्यादा देंगी तो फॉल हो जाएगा मनी का सप्लाई, कॉमर्शियल बैंक यहाँ पर कम दे पाएगी, मार्केट में मनी है ना, इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कम हो जाएगा, और मनी का सप्लाई अगर कम हुआ तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। जस्ट अपोजिट होगा, अगर लिक्विडिटी फॉल हो गई तो उस केस में कॉमर्शियल बैंक हिल्ड बाय विद एसेट्स टू बी हिल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक विद देमसेल्फ कम हो गए, तो उस केस में CRR डिपॉजिट ज्यादा, मतलब फंड की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई तो वो भी बढ़ जाएगा, और फंड की अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा हुई तो मनी का सप्लाई कॉमर्शियल बैंक मार्केट में क्या करेगा, बढ़ा देगा, और बढ़ा मतलब डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इनका जो सेकंड पार्ट है, हम जो पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो यहाँ पर देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट होता है, और मोरल सुएशन, 3 पार्ट इसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अ पर्सन मोर्टेजेस हिज हाउस वर्थ ₹1 करोड़ with the bank for a loan of 90 करोड़, मतलब 90 लाख रुपीस का अगर उनको लोन लेना है तो 1 करोड़ रुपीस का वो हाउस मोर्टेज के तौर पे किनके पास रखते हैं, बैंक के पास। तो इन दोनों के बीच में 10 लाख का डिफरेंस है, और यही 10 लाख रुपीस जो है ये हमारा क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, कि आपको अगर लोन लेना है कि स्पेसिफिक जो भी अमाउंट होगा तो कुछ परसेंट या कुछ अमाउंट जो होता है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट के तौर पर बैंक को रखना होता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया हुआ है, ये देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन द करेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी difference between the current value of the security offered for a loan is called collateral and the value of loan granted, जितना वैल्यू का लोन उनको ग्रांटेड किया जा रहा है। तो ये भी देख लीजिए, अगर राइज होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, मतलब जो भी लोन लेंगे उन पे इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और फॉल हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट तो इनका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया, मान लो पहले 5 लाख देने के लिए 10% आपको क्या करना पड़ता था, 5 लाख अगर आप ले रहे हो तो 10% इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको रखना पड़ता था। अब उसी 5 लाख के लिए आपको 15% मार्जिन रिक्वायरमेंट रखना पड़ रहा है। तो कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि एक्स्ट्रा मनी वो मार्जिन रिक्वायरमेंट के तौर पर बैंक को दे, है ना, मनी कहने का मतलब मोर्टेज जो भी रखेंगे वो। तो सेम इसी केस को ध्यान में रख के हम ये बोल सकते हैं कि लोग क्रेडिट लेना बंद कर देंगे, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी, और मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ गई तो डिमांड कम हो गया क्रेडिट का। तो क्रेडिट का डिमांड अगर कम हो गया तो मनी की फॉल हो जाएगा, सप्लाई ऑफ क्रेडिट, लोग मतलब सप्लाई करना बंद कर देंगे क्रेडिट का, और क्रेडिट की सप्लाई अगर कम हुई तो फॉल इन मनी सप्लाई, मनी का सप्लाई कम हो गया, और मनी का सप्लाई कम हुआ मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जस्ट अपोजिट, पहले यहाँ पर 15% लिया जाता था, अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, 10% ले रहे हैं। तो इस केस में लोग क्या करेंगे, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, क्रेडिट के लिए लोग आगे आएंगे, और क्रेडिट रहेगा तो राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट, क्रेडिट के लिए डिमांड बढ़ जाएगी, राइज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय, मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है वो ज्यादा सप्लाई करने लगेंगे क्रेडिट में, और क्रेडिट का सप्लाई अगर बढ़ा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और मनी की सप्लाई अगर ज्यादा हुई तो डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड वन इज क्रेडिट राशनिंग। Rationing of credit is introduced when the supply of credit is to be checked, particularly for the speculative activity in the economy. The RBI fixed credit quota, मतलब RBI जो होती है वो हर एक सेक्टर के लिए फिक्स क्रेडिट कोटा रखती है, और उस लिमिट से ज्यादा वो उनको लोन नहीं प्रोवाइड कर सकती। लिमिट्स फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी, हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए डिफरेंट लिमिट सेट किया गया है, और उससे ज्यादा वो क्रेडिट कोटा उनको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। द कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट्स व्हाइल ग्रांटिंग अ लोन, उस लिमिट से ज्यादा उनको लोन ग्रांट नहीं किया जा सकता।
इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट राशनिंग एंड विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग। तो यहाँ पर देखिए, अगर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं क्रेडिट राशनिंग का, तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक, और अगर सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज हो जाएगा मनी का सप्लाई मार्केट में, और मनी का सप्लाई अगर मार्केट या इकोनॉमी में कम हुआ तो इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सकती है। विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक, है ना, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होगा, ज्यादा सप्लाई होगा तो इंक्रीज हो जाएगा हमारा सप्लाई ऑफ मनी, और सप्लाई ऑफ मनी अगर इंक्रीज हुआ तो डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड वन इज मोरल सुएशन। यहाँ पर हमको पता है कि एक तरीके का डायरेक्टिव्स होता है जो आरबीआई देती है, इन एन एडवाइस टू बी कॉमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। ठीक है, द बैंक आर एडवाइज्ड, दो तरह की चीजें इनको एडवाइस की जाती है, आरबीआई एडवाइस करती है कॉमर्शियल बैंक को, अगर इन्फ्लेशन हो तो उस केस में रिस्ट्रिक्ट होता है उनको लोन देना, और अगर लिबरल लैंडिंग की जा रही हो ड्यूरिंग द डिफ्लेशन, अगर डिफ्लेशन है तो उस केस में आप लिबरल लोगों को मनी सप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको ध्यान में रखना जरूरी है, रिस्ट्रिक्ट लोन ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन एंड लिबरल इन लैंडिंग ड्यूरिंग द डिफ्लेशन। ये दो केस में इनको डायरेक्टिव्स मिले हैं कि ये एडवाइस आपको दी जा रही है और आपको इनको फॉलो करना जरूरी होता है। थैंक यू।